हेलो बच्चों, मैं रेणु सिंह आपकी आरएनएस मैम एक बार फिर से उसी जज्बे और जुनून के साथ आपके सामने आज नीट महा रिविजन कोर्स 2021 के साथ फिर से उपस्थित हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं और होंगे। बच्चों, इसमें अगर आप लोग देखें तो इस बार नीट महा रिविजन कोर्स, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, नीट मेगा रिविजन क्रैश कोर्स या क्रैश कोर्स के नाम से हम लोगों ने लॉन्च किया था और आप सब बच्चे बहुत बड़ी संख्या में इससे लाभान्वित हुए। आपका अपार स्नेह हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। बच्चों, इस बार भी हमारा यही प्रयास है कि इस बार आपका रिविजन जो है फिर से कराया जाए, ताकि जो बच्चे हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वो भी इसके साथ साथ जो है इससे लाभान्वित हो सके। तो बच्चों, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस बार नीट महा रिविजन कोर्स का खास, अगर मैं बोलूं इसमें खास बात क्या है, तो खास बात यह है कि इस बार ये रिविजन हम लोग आपको क्वेश्चंस के थ्रू कराने वाले हैं। और जैसा कि मैं हमेशा क्लास में कहती आई हूँ कि अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो रिविजन आप एक बार जो है क्वेश्चंस के थ्रू करें। इसके दो फायदे हैं। डबल फायदा ये है बच्चों कि एक बार आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती है, प्लस पूरा का पूरा कंटेंट रिवाइज हो जाता है, जो कि डायरेक्ट शायद आप रिवाइज करें तो उतना इफेक्टिव नहीं होता। चलिए बच्चों, तो इस बार खास बात यही है कि पूरा, जैसे मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ ट्रांसपोर्ट एंड प्लान्स, तो ट्रांसपोर्ट एंड प्लान्स में जो है आप देखिएगा पूरा चैप्टर में इससे रिवाइज करूंगी क्वेश्चन के थ्रू। बस आप ध्यान से मेरी बातों को सुनते हुए चलिए। चलिए बच्चों, तो इसमें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, ट्रांसपोर्ट एंड प्लान से फर्स्ट क्वेश्चन। यस बच्चों, इसमें देखिए सिंपल डिफिजन इज रिलेटेड टू ऑल एक्सेप्ट। सिंपल डिफिजन किससे रिलेटेड है अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलिए, मैं एक थोड़ा सा जो है यहाँ पे फ्लो चार्ट में आपको बताना चाहूंगी। बच्चों, सिंपल डिफिजन होता क्या है? सिंपल डिफिजन होता है जिसमें मॉलिक्यूल का मूवमेंट अपने ही हायर कंसेंट्रेशन से अपने लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। यानी आप इस तरह से बता सकते हैं, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन, from higher concentration molecules moves towards lower concentration, लोअर कंसेंट्रेशन। तो बच्चों, मॉलिक्यूल्स जो है वो हायर से अपने खुद के लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं डाउन हिल मूवमेंट। डाउन हिल मूवमेंट और डाउन अ ग्रेडियंट मूवमेंट। ठीक है, डाउन हिल मूवमेंट है ये। अब बच्चों, डाउन हिल मूवमेंट में किसी भी टाइप की कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मूवमेंट डाउन हिल होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर लिविंग सिस्टम है। इसमें किसी भी लिविंग सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो किसी भी लिविंग सिस्टम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों। यस, यहाँ किसी भी लिविंग सिस्टम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लिविंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई भी स्पेशल प्रोटीन्स की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ अदर लिविंग सिस्टम है। जब तब तक मूवमेंट चलता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, और इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद दोनों डायरेक्शन में बच्चों ये इक्वली मूव करता है। ठीक है, जो भी सब्सटेंस है। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये सिंपल डिफिजन है। जैसे आप कह सकते हो जितने भी लिपिड और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है बच्चों, वो सभी मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के थ्रू, ये प्रोटीन्स नहीं कहेंगे, मेम्ब्रेन के थ्रू, मेम्ब्रेन की लिपिड्स के थ्रू, क्योंकि लिपिड बाइलेयर की मेनली मेम्ब्रेन बनी है, तो मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली डिफ्यूज होते हैं, सिंपल डिफिजन के थ्रू होते हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर लिविंग सिस्टम हो गया, कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मूवमेंट बच्चों डाउन हिल है और तब तक मूवमेंट चलेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। तो अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी हेल्प से ही ये मूवमेंट चलता रहता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें कोई प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट, एटीपी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ से हम लोग चेक करते हैं, सिंपल डिफिजन इज रिलेटेड टू ऑल एक्सेप्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैरियर्स। बेटा, इसमें कैरियर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट में अगर देखो तो ये गलत है, कैरियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट अगर से लॉन्ग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, मैंने बताया डाउन हिल मूवमेंट इज ए लॉन्ग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कंटिन्यूज टिल एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। जब तक चलता रहेगा तब तक कि उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, ना आफ्टर इक्विलिब्रियम द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल विल अकर इक्वली इन बोथ डायरेक्शन। राइट, डाउनहिल मूवमेंट है, बिल्कुल सही है। तो बस फर्स्ट स्टेटमेंट हमें रॉन्ग था, वही निकालना था बच्चों। फर्स्ट का आंसर हो गया ए। चलिए, इसमें नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यस, चलिए बच्चों, इसको फटाफट देखिए।
यहाँ पे दिया हुआ है मोबाइल कैरियर प्रोटीन से अलोंग विद एनर्जी। अब देखो यहाँ पर प्रोटीन भी दिया हुआ है, यहाँ पर एनर्जी भी दी हुई है, एनर्जी एक्सपेंडिचर इज इन्वॉल्व इन। आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए बच्चों रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक तो प्रोटीन पंप्स कहते हैं, प्रोटीन ऐसा पंप एक्ट करता है, प्रोटीन्स पंप कह दीजिए, या फिर आप कह दीजिए कैरियर प्रोटीन्स, कैरियर्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट है। दोनों में कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप। इसके अलावा बच्चों ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है, इसका मतलब मूवमेंट क्या हो गया, ऑब्वियसली अपहिल मूवमेंट है, ये अपहिल मूवमेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अपहिल मूवमेंट चल रहा है, प्रोटीन पंप्स की जरूरत है और इसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एटीपी की भी रिक्वायरमेंट है। ठीक, आप ऐसे मान लीजिए कि आपके घर के सामने वाटर सप्लाई है लेकिन वाटर सफिशिएंट उसमें नहीं है, फिर भी आपको अपने घर में वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके उस वाटर को घर में ले आएंगे। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कहाँ करोगे बच्चों, ऑब्वियसली वाटर पंप के लिए। वाटर पंप को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो वाटर को सक करके लिफ्ट कर देता है आपके घर में, अपर साइड में पहुंचा देता है, लिफ्ट कर देता है, ये उसका काम है बच्चों। वही वाटर पंप का काम जो हो रहा है वो प्रोटीन पंप्स कर रहे हैं, राइट। दूसरी चीज, जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज था यहाँ पर एटीपी का यूज हो रहा है। मूवमेंट क्या है बच्चों, अपहिल मूवमेंट है, लोअर टू हायर मूवमेंट चल रहा है। चलिए इसी से देखना है, मोबाइल कैरियर प्रोटीन्स भी है, अलॉन्ग विद एनर्जी भी एक्सपेंडिचर है, देखो मैंने एनर्जी भी बता दिया, कैरियर प्रोटीन्स की भी रिक्वायरमेंट है। रेस्ट आपको बताना है, एटीपी इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट कह सकते हो क्या, रॉन्ग। एटीपी इंडिपेंडेंट नहीं बेटा, एटीपी डिपेंडेंट का हो गया। फिर सिंपल डिफ्यूजन है, नो, दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, नो, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बच्चों अल्टीमेटली है तो डिफ्यूजन ही ना, तो डिफ्यूजन है तो क्या होगा, हायर टू लोअर मूव करेगा, एनर्जी की क्या जरूरत थी फिर। अपहिल मूवमेंट है, बिल्कुल सही है, देखिए अपहिल मूवमेंट भी मैंने यहाँ दिया हुआ है, यही आंसर आपको करना, तो ये करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, phenomena of plasmolysis can be exploited for। बेटा phenomena of plasmolysis can be exploited for, प्लाज्मोलाइसिस है क्या बच्चों। आप ऐसे देखिए कि जहां पर अगर आप ऐसे कह दें, यहाँ देखिए बच्चों प्लाज्मोलाइसिस क्या है, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी आपको। मान लीजिए ये जो है एक वेसल है, राइट, इस वेसल में जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, राइट, इसके अंदर क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। चलिए तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन इसके अंदर हो गया, ये हो गया हाइपरटोनिक सोल्यूशन। बच्चों हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, यानी ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने किसी सेल को बच्चों रखा, इसके अंदर हमने किसी सेल को रख दिया, मान लीजिए ये हो गई सेल, इसके अंदर मैंने सेल को रखा, तो सेल को रखने पे होगा क्या, सेल के अंदर का पूरा वाटर बाहर मूव कर जाएगा क्योंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब मोर सॉल्यूट लेस सॉल्वेंट एज कंपेयर टू सेल सैप। सेल सैप के कंपैरेटिवली बच्चों इसमें सॉल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम है, जबकि कंपैरेटिवली यहाँ सॉल्वेंट ज्यादा है। तो आप ये बता सकते हैं कि यहाँ से क्या करेगा, पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके सेंटर में आ गया, क्योंकि यहाँ से बच्चों वाटर जो है वो बाहर मूव कर गया। तो वाटर अगर बाहर मूव कर जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा प्रोटोप्लास्ट, सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, राइट। तो आपको यही बताना है कि यहाँ पर जो है पूरे का पूरा वाटर बाहर मूव कर गया, इसे प्रोटोप्लास्ट कॉन्ट्रैक्ट करके सेंटर में लट्टू बन गया, लट्टू लिटरली, ठीक है। तो इसके दोनों के बीच में प्रेजेंट क्या होगा बच्चों, इन दोनों के बीच में आप कहेंगे यहाँ पर है क्या, यहाँ पर जो प्रेजेंट है दैट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। बच्चों इसके अंदर हाइपरटोनिक सोल्यूशन आ जाता है, क्यों, हाइपरटोनिक सोल्यूशन इससे आ जाता है क्योंकि बाहर क्या है, ये पिंक कलर की सेल वॉल है, and cell wall is freely permeable for all the substances but the cell membrane is selective permeable, that's why ये concentrated solution will enter inside this gap, इस gap में आ जाएगा और यहाँ हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या है, phenomena of plasmolysis can be exploited for causing plasmolysis of microbes in highly salted pickles, right। इसमें हम लोग बेटा पिकल्स होते हैं जिसे अचार कहते हो आप,
जैम्स हैं, जेलीज हैं, मुरब्बे, इन सबको हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में इनको प्रिजर्व रखते हैं ताकि कोई भी फंगस बैक्टीरिया इस पे अटैक करे तो उसकी प्लाज्मोलाइसिस हो जाए। ठीक है, वही वीर गति को ये प्राप्त हो जाए, बस आप ये समझ लो। तो सारे के सारे डेड हो जाएंगे यार, तो ये सारी ग्रोथ क्या हो गई, चेक हो गई। इसलिए जो है इनको इसमें हम लोग प्रिजर्व करते हैं। प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन जैम्स एंड जेलीज, राइट। एलिमिनेशन ऑफ वीड भी करते हैं बाय स्प्रेइंग द सॉल्ट ऑन द वीड्स। बच्चों ग्रासलैंड्स में क्या होता है, वीड्स पर सॉल्ट स्प्रे कर दो। सॉल्ट स्प्रे करते क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगी और जो वीड्स होंगी वो किल हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा, करेक्ट आंसर विल बी डी, राइट। तो ये तो प्लाज्मोलाइसिस से रिलेटेड है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बच्चों, चलिए यहाँ देखते हैं। What is are essential for imbibition to occur? बच्चों imbibition क्या होता है? First of all, we have to know what is imbibition. It is adsorption of liquid by a solid surface without forming a solution. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने कहा एडसॉर्प्शन है, सॉलिड सरफेस के थ्रू एडसॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इससे सोल्यूशन नहीं बनेगा। अब मैं कहती हूँ मान लो ये प्लांट सेल है, ठीक है, अब इसने किसी लिक्विड को एडसॉर्ब किया, राइट, किसी लिक्विड को इसने एडसॉर्ब किया, तो सरफेस क्या है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल की है बच्चों। तो सेल्यूलोजिक सेल वॉल जो है ये क्या करेगा, सरफेस पे एडसॉर्ब करेगा। सोल्यूशन तो अंदर बना है ना साइटोप्लाज्म के अंदर, यहाँ तो नहीं बना है। इसलिए अच्छा, अब प्लांट सेल क्या करती है, जब वाटर उसको हर समय डेफिशिएंट है तो वाटर को वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद एब्जॉर्ब ही करती है, अंदर ले जाती है। इसलिए एनसीईआरटी ने एब्जॉर्प्शन भी लिखा है, वो रॉन्ग नहीं है, तो आपको एब्जॉर्प्शन कहा जाए वो भी करेक्ट है। ठीक, तो ये एब्जॉर्प्शन हो जाता है लिक्विड का, बट लिक्विड और जो लिक्विड एब्जॉर्ब हो रहा है उसे कहते हैं हम लोग इम्बाइबेट, और जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसे कहते हैं इम्बाइबेंट। दोनों की मायोटी होनी चाहिए बेटा, एफिनिटी होनी चाहिए, यानी कि सेल को अगर आपने ऑयल दे दिया तो ये इसको इम्बाइब नहीं करेगी, क्योंकि दोनों में जो है क्या होनी चाहिए, दोनों में अगर बच्चों आप देखेंगे तो यहाँ पर मायोटी होनी चाहिए, लिक्विड मायोटी, एफिनिटी होनी चाहिए कि उस सब्सटेंस को ये पहली बात तो एब्जॉर्ब कर तो सके। आपने ऑयल दे दिया, ऑयल क्यों एब्जॉर्ब करेगा प्लांट से, वाटर तो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए आपको बताना है दोनों की जो है वो एफिनिटी होनी चाहिए, इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट दोनों की, राइट। अच्छा, अब इसमें अगर मैं ये देखूं कि क्या जो है इससे चेंजेस आएंगे बच्चों, अगर इम्बिबिशन होता है तो इम्बिबिशन के लिए चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस ये होते हैं कि जो लिक्विड एब्जॉर्ब हो रहा है उसके थ्रू जो है पहली बात तो एफिनिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको बताना है वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज है, सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है बच्चों हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब है बेटा कि जैसे ड्यूरिंग नीडिंग ऑफ फ्लोर जब आटा आप गूंथते हैं तो आप वाटर को क्या करते हैं, टाइटली पैक करते हैं उस आटे के अंदर, तो उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। वो काइनेटिक एनर्जी को आप टाइटली पैक कर रहे हो एक जगह, तो ऑब्वियसली कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज हो जाती है, उसी को कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन या हीट ऑफ वेटिंग। आप देखो आपकी जो पाम है उनकी हीटिंग हो जाती है ड्यूरिंग नीडिंग ऑफ फ्लोर, आटा गूंथते समय पाम की हीटिंग हो जाती है बच्चों, इजीली होती है क्योंकि वहां पर हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होती है। ठीक है, और इम्बिबिशन प्रेशर ये डेवलप हो जाता है बच्चों, इतना ज्यादा इसका जो है मैग्नीट्यूड है कि ये रॉक्स को ब्रेक कर सकता है। आप देखो रॉक्स की जो क्रिवाइसेस है, दरारें आ जाती हैं, उसमें आपने ये वुडन लॉक डाला, वाटर सोक्ड होने के लिए छोड़ा, उसने इम्बिबिशन प्रेशर डेवलप कर लिया इतना ज्यादा कि पूरी की पूरी रॉक क्रैक हो जाती है। सीड्स इम्बाइब करते हैं वाटर, तो देखो इतनी स्ट्रॉन्ग कंक्रीट की और ये सब बनी होती है जो रोड्स, उसको भी जो है छूट तोड़कर छोटी सी क्रास बाहर आ जाती है इम्बिबिशन प्रेशर के कारण। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं बच्चों, ये क्या इम्बिबिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एफिनिटी बिटवीन इम्बाइबेंट एंड इम्बाइबेट बिल्कुल सही है, वाटर मतलब सही है ये। नेक्स्ट है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन इम्बाइबेंट एंड इम्बाइबेट, बिल्कुल सही है। बाहर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा वाटर जो है इम्बाइब होगा। लो टेम्परेचर कंडीशन, लो टेम्परेचर कंडीशन तो नहीं होगी, हाई टेम्परेचर कंडीशन में एब्जॉर्प्शन ऑल तो ज्यादा होता है, स्लो रेट से होगा होगा। इससे मोर देन वन ऑप्शन विल बी करेक्ट, यहाँ एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ये भी करेक्ट है। ठीक है, लो टेम्परेचर कंडीशन नहीं चाहिए, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि हाई टेम्परेचर में इम्बिबिशन ज्यादा होता है, बट लो टेम्परेचर है तो इम्बिबिशन स्लो रेट से होगा, बट होगा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लो नहीं होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से प्लास्टिक पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट इज नॉट रिलेटेड टू। बच्चों सबसे पहले तो हम लोग को यही जानना है कि यहाँ सिम्प्लास्टिक पाथवे होता क्या है। ठीक है, मैं आपको एक चीज थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर बता दूं। जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट सेल है, तो मैं रूट की बात कर रही हूँ। सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है? इट इज अ पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन रूट्स। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये रूट है, ये रूट हेयर्स हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, हमें पता है। ठीक है, यहाँ आ जाइए। अब इसमें बच्चों क्या है, ये कॉर्टिकल सेल है। ठीक है, कॉर्टिकल सेल पेरेंकाइमेटस होती है, इनके बीच में स्पेसेस होते हैं। राइट, ये स्पेसेस हैं, ये स्पेसेस हो गए। देन इसके बाद आती है एंडोडर्मल सेल। ये हो गई बच्चों एंडोडर्मल सेल। ठीक, इस एंडोडर्मल सेल्स पे बच्चों सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। तो सुबेरिन कहाँ कहाँ डिपॉजिट होता है? देखो, आउटर टेंजेंशियल वॉल, इनर टेंजेंशियल वॉल, ये हो गया है ना। फिर ये आउटर टेंजेंशियल वॉल, इनर टेंजेंशियल वॉल, रेडियल वॉल्स, इन सब पे डिपॉजिट होता है। यहाँ डिपॉजिट हो गया, ये सब सुबेरिन है, फैटी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहे हैं। तो ये वाटर के लिए इम्पर्मिएबल इसको बना देते हैं। और अंदर मान लो ये प्रोटोजाइलम हो गया, रूट है तो एक्सार्च वैस्कुलर बंडल है, प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर है। अब मैं इसमें बताती हूँ बच्चों सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पाथवे होता क्या है। बच्चों देखो, जब भी लिविंग सेल के थ्रू वाटर का मूवमेंट, मान लो ये क्या है, ये सॉइल है ना, सॉइल वाटर इधर है। तो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब जो हो रहा है, सॉइल वाटर से जो एब्जॉर्ब हो रहा है रूट के थ्रू, ये रूट हेयर है। तो ये दो तरीके से हो सकता है। देखो, एक तो ये सेल टू सेल मूव करता हुआ अंदर ऐसा होता हुआ यहाँ तक आ जाए वाटर, इसे हम कहते हैं सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों एपोप्लास्टिक मूवमेंट, जो वाटर इस तरह से एब्जॉर्ब करे, डेड सेल वॉल के थ्रू होता हुआ, इंटरसेल्युलर स्पेसेस के थ्रू होता हुआ वाटर यहाँ तक एब्जॉर्ब हो जाए, इसे हम कहते हैं एपोप्लास्टिक। इसका मतलब यह है, जो एपोप्लास्टिक पाथ होता है ना वाटर का बच्चों, वो हमेशा नॉन लिविंग कॉन्टेनर है। सेल वॉल डेड है, नॉन लिविंग हो गया, इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑब्वियसली स्पेसेस तो नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग के थ्रू अगर वाटर का मूवमेंट हो, इसको एपोप्लास्टिक कहते हैं। और अगर लिविंग सेल्स के थ्रू मूवमेंट है, इसे कहते हैं सिम्प्लास्टिक। तो लिविंग सेल में बच्चों क्या होता है, साइटोप्लाज्म हो जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा हो जाता है, इनके थ्रू मूवमेंट है, ये सिम्प्लास्टिक है। ठीक, इसी से रिलेटेड हमें आंसर करना है। यहाँ पे देखो फटाफट, सिम्प्लास्टिक पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट इज नॉट रिलेटेड टू। अब देखो, सिम्प्लास्टिक पाथवे सारे लिविंग सेल से तो रिलेटेड होंगे, डेड से रिलेटेड नहीं होंगे। वैक्यूलर पाथ बिल्कुल सही से होगा, साइटोप्लाज्म से होगा, प्लाज्मोडेस्माटा से होगा, लेकिन सेल वॉल से नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? डी होगा, क्योंकि सेल वॉल बच्चों डेड है, इसके थ्रू मूवमेंट एपोप्लास्टिक होगा, ये इसके लिए है। ठीक है, वैक्यूलर पाथ, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोडेस्माटा सब सिम्प्लास्टिक है। एंड हियर वी हैव टू फाइंड द सिम्प्लास्टिक पाथवे। ठीक, अच्छा, इसकी एक और खास बात बता दूं, जो एंडोडर्मिस है बच्चों, हाईली सेलेक्टिव होती है, क्योंकि एंडोडर्मिस के पहले पहले मूवमेंट में भी एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक, बट थ्रू एंडोडर्मिस इट ऑलवेज सिम्प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि देखो, ये सोवेरिन का डिपोजिशन है, फैटी सब्सटेंस है, वाटर के लिए इम्परमेबल है। अगर आप सोचो कि सेल वॉल के थ्रू जो है एंटर कर जाए वाटर, तो नहीं करेगा, क्योंकि सेल वॉल के ऊपर सोवेरिन फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन है। और एंडोडर्मल सेल के बीच में कभी भी स्पेसेस नहीं होते हैं, है ना। इससे मूवमेंट एंडोडर्मिस के थ्रू हमेशा कैसा होगा? सिम्प्लास्टिक और हाईली सेलेक्टिव होता है। ये डिसाइड करेगा विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हैज टू एंटर इनसाइड एंडोडर्मल रीजन और किसको नहीं एंटर होना है, ये डिसाइड करेगा। इसे सेलेक्टिव भी यही है। तो करेक्ट आंसर विल बी सेल वॉल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यस, चलिए बच्चों यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ऑल गिवन फैक्टर्स प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स एक्सेप्ट। मतलब आपको बताना है रूट्स में सारे फैक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, कौन सा नहीं करेगा? आपको दिया है ना एक्सेप्ट, ये ध्यान रखना, मतलब कौन सा सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, चलो यहाँ देखते हैं। वेल एरेटेड सॉइल, वेल एरेटेड सॉइल होगा, ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, सॉइल में वाटर तभी तो एब्जॉर्प्शन होगा। हाईली कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड सॉइल सॉल्यूशन, बेटा ये नहीं होगा, क्योंकि सॉइल सॉल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड अगर होगा तो एक्सऑस्मोसिस हो जाएगी, रूट की वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कराने देगी। फिर भी हम बाकी अदर ऑप्शन चेक कर ले। ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर ऑप्टिमम है, वाटर एब्जॉर्प्शन सपोर्ट करेगा। अवेलेबल वाटर इन सॉइल, सॉइल में वाटर अवेलेबल है, इसलिए जो है ये क्या करेगा, वाटर को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ वेल एरेटेड सॉइल है, वेल एरेटेड का मतलब स्पेस है, तो उसमें भी वाटर ज्यादा होगा, इससे ये भी सपोर्ट करता है पहला वाला भी। इसलिए आपको
देखना है कौन सा बच्चों सपोर्ट नहीं करता है हाईली कंसंट्रेटेड सॉइल सॉल्यूशन, क्योंकि वो एक्स ऑस्मोसिस करेगा। सो ये करेक्ट आंसर विल बी बी। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यस, चलिए यहाँ पे आते हैं। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलपिंग इन रूट जाइलम ड्यू टू एक्टिव सॉल्यूट एक्यूमुलेशन इज कॉल्ड। बच्चों सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे, यहाँ आंसर एक्चुअली देखा जाए तो आंसर बच्चों रूट प्रेशर होगा, बट रूट प्रेशर होता क्या है? चलिए रूट प्रेशर हम लोग देखते हैं बच्चों। ये है यहाँ पर रूट प्रेशर। चलो रूट प्रेशर क्या होता है बच्चों? रूट प्रेशर के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है? चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं रूट प्रेशर के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा रूट प्रेशर के लिए जरूरी है लो ट्रांसपिरेशन रेट। लो ट्रांसपिरेशन रेट, ठीक है। लो ट्रांसपिरेशन रेट होगा तो भी वाटर, देखो भाई हमें पता है कि जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन रेट होगा पैसिवली वाटर उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। ट्रांसपिरेशन रेट और फास्ट हो गया, एब्जॉर्प्शन रेट और फास्ट हो गया। लेकिन ट्रांसपिरेशन रेट अगर लो हो जाए तो एब्जॉर्प्शन रेट लो नहीं होता, क्योंकि वो तभी वाटर एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन एट दैट टाइम वो वाटर एक्टिवली एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको लिखना है लो ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीजिंग एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन अगर बच्चों होता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अंदर क्या होगा, हाई वाटर पोटेंशियल। जो वाटर पोटेंशियल है वो हो जाएगा हाई, और इसी हाई वाटर पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये हो गया। तो बच्चों पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता क्या है? ये पुशिंग प्रेशर जनरेट करता है बच्चों, पुशिंग। ये पुशिंग प्रेशर जनरेट करता है। तो ये पुशिंग प्रेशर जनरेट करेगा, और पुशिंग प्रेशर जनरेट करने से कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बना देगा, कंटिन्यूअस वाटर कॉलम। ठीक है, तो कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बनता है। यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है, नेगेटिव प्रेशर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और पॉजिटिव भी। पॉजिटिव प्रेशर बच्चों जनरेट करता है यहाँ पर कौन? रूट प्रेशर। ये पॉजिटिव प्रेशर है, इतना ज्यादा वाटर वाटर है उसको पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और अगर वाटर लॉस ज्यादा हो जाए, आपको पता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू जितना एब्जॉर्ब वाटर है उसका 99% तक इवेपोरेट हो जाता है। अब बच्चों 99% तक इवेपोरेट अगर हो जाता है तो वाटर क्राइसिस होगा ना। तो वो ट्रांसपिरेशन जो है पुलिंग फोर्स जनरेट कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? पुशिंग फोर्स जनरेट कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, पुशिंग प्रेशर पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे भी आया हुआ है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन एट दैट टाइम कैसा होगा? एक्टिव होगा। ये क्वेश्चन भी नीट का है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसी को देखते हुए अगर हम लोग यहाँ से देखें कि पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलपिंग इन रूट जाइलम ड्यू टू एक्टिव सॉल्यूट एक्युमुलेशन इज कॉल्ड रूट प्रेशर, राइट। इम्बिबिशन प्रेशर नहीं कहेंगे, ये गलत है। वाटर पोटेंशियल देने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। डिफिशिएंट प्रेशर डेफिसिट है, नो, ये तो एकदम ही रॉन्ग हो गया। डिफिशिएंट प्रेशर डेफिसिट हो ही नहीं सकता। इतना वाटर वाटर है कि वहां पर डिफिशिएंट प्रेशर डेफिसिट जीरो हो जाएगा, तभी वाटर एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहा है। और क्यों हो रहा है? जब अंदर इतना ज्यादा वाटर, कभी आपने सोचा अंदर इतना ज्यादा वाटर तो एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है? टू एब्जॉर्ब मिनरल्स, राइट। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यस, चलिए इस क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों जल्दी से चेक करते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू डिक्सन एंड जॉली थ्योरी ऑल गिवन फैक्टर्स कंट्रीब्यूट एसेंट ऑफ सैप एक्सेप्ट। सभी एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पांसिबल है बच्चों, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट है, पहले तो प्यार से अंडरलाइन कर दो यहाँ पर, नहीं तो भूल जाओगे डेफिनेटली। आप पढ़ के कुछ आओगे, करके कुछ आओगे और कहोगे मैंने तो ये सोचा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लास्ट तक सारे ऑप्शन पढ़िए, और यहाँ क्या है, यहाँ मेंशन उसको अंडरलाइन कर दो। चलो अब देखते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले डिक्सन और जॉली ने एसेंट ऑफ सैप बताया। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? शायद आप मुझे अच्छी तरह से सुन पा रहे होंगे। बच्चों एसेंट ऑफ सैप होता है, इट इज अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट अप टू द लीव्स, दिस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। और इसके लिए सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी किसने दी थी? डिक्सन एंड जॉली ने। ये एक्सेप्टेड थ्योरी क्या डिफाइन करती है बच्चों? इसमें बहुत खास अगर मैं देखूं क्या डिफाइन करता है तो आपको बताना है। इसमें सबसे पहले ये बताता है यहाँ पर कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बनता है, कंटिन्यूअस वाटर कॉलम। वाटर कॉलम, कंटिन्यूअस वाटर कॉलम क्यों बनता है बच्चों? क्योंकि कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बनने के लिए यहाँ पर जरूरी है एडेसिव फोर्सेस, एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस जो यहाँ पर सरफेस टेंशन क्रिएट करता है,
ठीक है। एडेसिव क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, जैसे जाइलम वॉल और वाटर हो गया। इसी तरह से बच्चों कोहेसिव फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। दो वाटर मॉलिक्यूल हैं सिमिलर, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेसिव है। और जाइलम वॉल और वाटर के बीच में एडेसिव फोर्सेस है, और ये सरफेस टेंशन क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बनता है। और सेकेंड आप कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुलिंग। ट्रांसपिरेशन पुलिंग बच्चों, ट्रांसपिरेशन जो होता है ये पुलिंग फोर्स जनरेट करता है। ट्रांसपिरेशन पुलिंग यानी ये पुलिंग फोर्स जनरेट करता है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, और ये दोनों एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब यहाँ देखते हैं कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। वर्टिकल वाटर कॉलम इन जाइलम फाइबर्स नहीं होगा, ये गलत है। इसे रॉन्ग आपको फाइंड करना था, रॉन्ग बच्चों भी आ जाएगा। फाइबर बच्चों डेड है, फाइबर केवल मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और जो एसेंट ऑफ सैप होता है ये किसके थ्रू होता है? ये जनरली जो होता है बच्चों, ये जाइलम वेसल्स के थ्रू होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 90 से 95% तक वेसल होती है प्लांट एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में नहीं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में यूजुअली वेसल्स नहीं होती, तो ट्रैकेड ही मेन है वहां पर। ठीक, यहाँ ट्रैकेड शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है। तो कंटिन्यूअस वाटर कॉलम तो बिल्कुल सही था, और ट्रांसपिरेशन कूलिंग फोर्स जनरेट कर रहा है, ये भी सही है, लेकिन हमें रॉन्ग वन फाइंड करना था, इससे करेक्ट आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा आपको इसमें फाइंड करना है। रूट प्रेशर हैज नेवर बीन ऑब्जर्व्ड इन कॉनिफर्स। रूट प्रेशर कभी भी कॉनिफर्स में ऑब्जर्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट आपको फाइंड करना है। रूट प्रेशर कैन नॉट बी इनहिबिटेड बाय यूजिंग साइनाइड, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड लो टेम्परेचर, बेटा यही होगा। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा बी है। क्यों? क्योंकि देखो रूट प्रेशर कभी भी कॉनिफर्स में जनरेट नहीं होता, क्योंकि बेटा कॉनिफर्स हिल्स पे होते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिए, कॉनिफर्स बच्चों हिल्स पे होते हैं, और हिल्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होगा। और बच्चों जब भी ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि कभी भी रूट प्रेशर जनरेट नहीं होगा। चलिए, तो रूट प्रेशर सेकंड देखते हैं। रूट प्रेशर कैन नॉट बी इनहिबिटेड बाय यूजिंग साइनाइड, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड लो टेम्परेचर। मतलब ये कह रहा है कि अगर साइनाइड हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, लो टेम्परेचर है, तो रूट प्रेशर जो है वो कभी भी इनिबिट नहीं होगा। रॉन्ग बेटा, ये इनिबिट हो जाएगा, क्योंकि रूट प्रेशर जनरेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बताओ? रूट प्रेशर को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। और एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए बेटा यहाँ क्या जरूरी है? एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है एटीपी, और एटीपी प्रोवाइड करने के लिए क्या जरूरी है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, अगर बच्चों ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, और दूसरा जो है आपको बताना है साइनाइड अवेलेबिलिटी, तो पहली बात तो ये इसको क्या करेगा? स्टॉप कर देगा, इसको स्टॉप कर देगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बच्चों, तो साइटोक्रोम ए3 से कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आगे होंगे ही नहीं, और पूरा सिस्टम इनहिबिट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन रॉन्ग है। लो टेम्परेचर भी ट्रांसपिरेशन रेट को कम करता है। और साइनाइड बच्चों, साइटोक्रोम ए और ए3, 3 कॉपर सेंटर्स वाले, 2 कॉपर सेंटर वाले रीजन आपने पढ़े, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को। लेकिन अगर इसको साइनाइड दे दिया जाए, तो ये जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से इनहिबिट कर देगा, इसलिए ये आंसर रॉन्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। रूट प्रेशर कैन रीस्टैब्लिश द कंटिन्यूअस चेन ऑफ वाटर कॉलम। ऑब्वियसली पुशिंग प्रेशर जनरेट कर रहा है, कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बन जाएगा। डेवलप ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट, बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय ट्रांसपिरेशन रेट लो होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात नहीं कर रहे, ट्रांसपिरेशन रेट लो है बच्चों, क्योंकि टेम्परेचर कम है, लाइट कम है, इस वजह से वहां पर पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी रूट प्रेशर लेट इवनिंग और नाइट में डेवलप हो जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो करेक्ट आंसर बच्चों हो गया बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गार्ड सेल्स आर डंबल शेप्ड इन पोएसी, बिल्कुल सही है बच्चों, इनकरेक्ट हमें निकालना है। तो इनकरेक्ट के लिए पहले तो आप अंडरलाइन करिए, और इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर दीजिए ऐसे। अब देखिए, गार्ड सेल्स आर डंबल शेप्ड इन पोएसी, बिल्कुल सही है।
सॉरी इनकरेक्ट निकालना है ना, तो इनकरेक्ट के लिए जो है आपको बताना ये तो सही है। इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिन एंड इलास्टिक, यही गड़बड़ है बेटा, क्योंकि इनर जो है वो थिन होती ही नहीं है। चलो मान लिया मैंने एक तरफ इलास्टिक दिया है और एक तरफ नहीं दिया एक चैप्टर में, ट्रांसपोर्ट में जो है, और दूसरा जो है आपको यहाँ पे एनाटॉमी है, एक में दिया है थिन वॉल है, एक में हटा ही दिया है, पता नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं बच्चों, जो गार्ड सेल्स होती है वो इस तरह से होती, ग्रीन होती है गार्ड सेल्स, एपिडर्मल सेल का ही मॉडिफिकेशन है, और ये जो है क्लोरोप्लास्ट को डेवलप कर लेती है, यही एपिडर्मल सेल से ये अलग है। अब इसमें इनर वॉल काफी थिक होती है बच्चों, ये इसकी भी इनर वॉल काफी थिक होती है, ऐसे देखो ये थिक है और इनर वॉल आउटर वॉल क्या है, थिन है। अब ये वाटर एब्जॉर्ब जब करती है बच्चों, मान लो इसने बाहर से सब्सिडियरी सेल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया ऐसे, ठीक है, सब वाटर एब्जॉर्ब किया तो टर्जिड हो गई, और टर्जिड होते ही क्या होगा, ये बाहर की ओर टेंशन क्रिएट करेगी इस वॉल पर, है ना, टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा इसका, हाई हो जाएगा, तो ये टेंशन क्रिएट करेगी, और ये वॉल का जो टेंशन होगा ना, ये इसको अंदर की ओर खींच लेगा। अगर ये थिन वॉल होता बच्चों तो ये भी बलून की तरह दोनों तरफ फूल जाता, लेकिन थिक वॉल था इसीलिए जो है ये स्वेलअप नहीं हुआ और अंदर की ओर खींचने पे अंदर बेंड हो गया, ठीक। तो इनर वॉल थिक होती है, थिन नहीं बच्चों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, according to potassium pump theory which activity will not occur for the opening of stomata। चलिए शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से आपसे पॉइंट से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। according to potassium pump theory which activity will not occur for the opening of stomata, will not occur, इसको अंडरलाइन करो। अब आपको पता चलेगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है विल नॉट अकर, क्या चीज नहीं होगी, डिसोसिएशन ऑफ मैलिक एसिड है, तो मैलिक एसिड का बेटा डिसोसिएशन जरूर होता है, और ये मैलिक एसिड डिसोसिएट होकर के यहाँ पर क्या बना देगी, एक तरफ बना देगी मैलेट आयंस, ठीक है, मैलेट आयंस बना देगी, और एक तरफ H+ आयंस बनाती है, तो डिसोसिएशन डेफिनेटली होगा। पैसिव प्रोसेस ऑफ आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज तो बेटा होगा लेकिन पैसिव नहीं होगा, ये होगा एक्टिव विल नॉट अकर, आंसर ये हो गया। अब H+ आयन देखो, बाहर सब्सिडियरी सेल्स पे H+ आयन मूव कर जाएंगे, और यहाँ से बच्चों जो K+ आयन है ये अंदर की ओर मूव कर जाता है एक्टिवली ऑन द एक्सपेंस ऑफ ATP, तो ये पैसिवली दिया था, पैसिवली रॉन्ग है, एक्टिवली एक्सचेंज होता है, ठीक। बाकी रहा कि ट्रांसपोर्ट H+ आयंस फ्रॉम गार्ड सेल्स टू सब्सिडियरी सेल्स, मतलब ये बोल रहा है कि गार्ड सेल से, ये बोल रहा है, देखो आंसर बच्चों जो होगा यहाँ पर, वो आंसर तो पैसिव प्रोसेस ऑफ आयन एक्सचेंज होगा, यही नहीं होता है, यही आपसे पूछा गया है। दूसरी चीज जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ H+ आयन फ्रॉम गार्ड सेल्स टू सब्सिडियरी सेल्स, बिल्कुल सही। इंक्रीज ओपी गार्ड सेल्स बाई पोटेशियम मैलेट, बिल्कुल सही है, ओपी इंक्रीज होता है, पोटेशियम मैलेट बन जाता है, जैसे ही पोटेशियम मैलेट बना ये क्या होगा, ओपी इंक्रीज हो जाएगा, ओपी इंक्रीज होते ही बच्चों वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, और उससे टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, ओपन, यही इसका प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आइए ट्रांसपोर्ट, यस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, बच्चों यहाँ जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ डैश आर कंट्रोल पॉइंट्स वेयर अ प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स दैट रीच द जाइलम। आपको मैंने अभी अभी बताया है बच्चों यहाँ पर कि ये जो है ना एंडोडर्मल सेल की बात कर रहा है, एंडोडर्मल सेल्स हैं, इन एंडोडर्मल सेल्स में हमेशा सोबैरिन का डिपोजिशन होगा, ठीक है। मान लो मैं ये कहती हूँ ये सोबैरिन है, आउटर टेंजेंशियल वॉल, इनर टेंजेंशियल वॉल, रेडियल वॉल, ये आउटर टेंजेंशियल वॉल, इनर टेंजेंशियल वॉल, रेडियल वॉल, आउटर टेंजेंशियल वॉल, इनर वॉल, आउट इनर टेंजेंशियल वॉल, रेडियल वॉल, इस पे इस तरह से डिपोजिशन हो जाता है, ठीक। तो मैंने आपको कहा था इस तरह से अगर डिपोजिशन हो भी गया, और मान लो मैंने कहा यहाँ पे कि ये जो है अंदर प्रोटोजाइलम है, तो बच्चों जो जाइलम होती है ना, जाइलम के ठीक ऑपोजिट जो सेल होती है, इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, पैसेज सेल, ठीक है, ये पैसेज सेल है, पैसेज सेल के थ्रू ही वाटर बाहर से अंदर की ओर मूव करता है, राइट, पैसेज सेल्स के थ्रू ही वाटर जो है वो अंदर मूव करता है, इस पे कोई सोबैरिन का डिपोजिशन नहीं होता है, इसलिए ये जो एंडोडर्मल सेल लिखी हुई है, एंडोडर्मल सेल, इन एंडोडर्मल सेल भी एक्चुअली चेक पॉइंट का काम करते हैं, यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, बताना है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आर कंट्रोल पॉइंट्स,
तो किसका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है बेटा? एंडोडर्मिस का है ये। एंडोडर्मिस है ना, इसी का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। कंट्रोल पॉइंट वेयर अ प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सोल्यूट दैट रीच द जाइलम। मैंने अभी आपको इसके पहले एपोप्लास्टिक से प्लास्टिक मूवमेंट में बताया था। तो करेक्ट आंसर एंडोडर्मिस है, ये करेक्ट है और ये इंपॉर्टेंट भी है, जो ऑलरेडी आपसे बच्चों नीट में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। फ्लोएम सैप कंसिस्ट ऑफ। बच्चों फ्लोएम सैप में क्या होता है आपको ये बताना है। तो फ्लोएम सैप कंसिस्ट ऑफ, फ्लोएम सैप कंसिस्ट ऑफ, बच्चों जनरली क्या होता है कि जो फ्लोएम सैप होता है उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और कुछ सब्सटेंस भी इसमें होते हैं, लेकिन साथ साथ इसके अलावा ये वाटर और मिनरल का भी ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि फूड डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और फूड जब डिजोल्व होता है कैसे होगा? आपको पता है कि मीसोफिल सेल फूड बनाता है। देखो जो मीसोफिल सेल है ये फूड बनाता है, ठीक। तो मीसोफिल सेल से जो फूड मूव करा वो पहले कहा जाता है बच्चों कंपेनियन सेल में, ठीक है। और कंपेनियन सेल से जो है ये वाटर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है एटीपी के एक्सपेंस पर। ये वाटर जो है फूड जो है ये अपलोड होता है सीव ट्यूब में, ठीक है। यहाँ एटीपी लगती है, सीव ट्यूब में अपलोड हो गया। अब यहाँ क्या होता है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों इंक्रीज हो जाता है। तो बगल की जो जाइलम सेल होती है ना, इन जाइलम से अब ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर है तो उसके साथ मिनरल भी हो गया, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। और इसको एब्जॉर्ब करते ही इसका क्या हो जाएगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और फूड पूरा ऊपर से नीचे डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो गया, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। इसलिए आपको बताना था कि फ्लोएम सैप कंसिस्ट ऑफ वाटर, मिनरल, फूड हार्मोन, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिक सॉल्यूट, शुगर, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। फूड भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मिनरल भी कर रहा है बेटा, डिफरेंट सब्सटेंस भी कर रहा है, इससे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। चलिए ये भी आपके ट्रांसपोर्ट चैप्टर में दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। चलिए द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन एक्सप्लेन्स दैट। बेटा फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेशन हो रहा है, ठीक। और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस, मंच साइंटिस्ट है, याद रखना। फूड का ट्रांसपोर्ट प्रेशर फ्लो कहलाता है और फूड के ट्रांसपोर्ट को मंच ने सबसे पहले बताया। मंच चॉकलेट वो भी फूड ही है ना, फूड ने फूड को डिस्कवर किया, इससे याद कर लेना। चलो द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन explains that sugar are loaded actively in sieve tube। अभी मैंने बताया कि इसमें बताना है द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन explains that, ठीक है। तो शुगर आर लोडेड एक्टिवली इन sieve tube, बिल्कुल सही, अभी मैंने आपको बताया। इनकमिंग शुगर आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फ्लोएम एंड रिमूव्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये भी सही है बच्चों। जाइलम में अपर साइड में जो फूड की अपलोडिंग होती है वो भी एक्टिवली है और फूड की अनलोडिंग भी एक्टिवली है। केवल बीच का जो सिव ट्यूब के अंदर ऊपर से नीचे तक मूवमेंट है ये पैसिव है। लॉस ऑफ सोल्यूट प्रोड्यूसर्स आर लो वाटर पोटेंशियल इन द फ्लोएम, बिल्कुल सही है। रूट में ऐसा ही होता है, इससे मोर देन वन ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं किस टाइप के नहीं आते ये आपको ध्यान नहीं देना, आपको स्टेटमेंट ध्यान देना क्या सही है क्या गलत है। उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को समझो, कंसेप्ट को समझो और क्वेश्चन किसी भी टाइप के बच्चों आ सकते हैं और मैं गारंटी देती हूँ क्वेश्चन इसी में से आएंगे आपके, जरूर इसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो करेक्ट आंसर तो यहाँ डी हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में डिफ्यूजन रेट्स आर अफेक्टेड बाय प्रेशर, बिल्कुल सही, टेम्परेचर बिल्कुल सही, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दीज आएगा। क्यों ऑल ऑफ दीज आएगा, इसको ध्यान से सुनो। देखो अगर बेटा आप राइस कुक कर रहे हो ओपन में, तो देखो ओपन में राइस कुक करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट होता है जो जबरदस्ती वाटर को डिफ्यूज कर देता है राइस के अंदर। अब आप बोलोगे सॉल्यूट का डिफ्यूजन है, नहीं, इसमें दिया हुआ है डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज अकर्स, ऑलवेज डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अकर रादर देन ऑफ सॉल्यूट। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने आपको ट्रांसपोर्ट में लिखा हुआ है, इसको जरूर ध्यान देना कि यहाँ सॉल्यूट के डिफ्यूजन की बजाय सॉल्वेंट का डिफ्यूजन होता है सॉल्यूट के अंदर। तो राइस कुक हो जाएगा जब उसमें प्रेशर अप्लाई करोगे फास्ट। टेम्परेचर, ऑब्वियसली आप शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में। बीरबल की खिचड़ी पकड़ी है, तुरंत उसको थोड़ा सा हीटअप करो, टेम्परेचर दिया, डिफ्यूजन रेट फास्ट, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ऑब्वियसली बेटा जितना कंसंट्रेशंस में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन रेट फास्ट होगा। कैसे, सुनो। देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कंसंट्रेशन में डिफरेंसेस। बच्चों कंसंट्रेशन में जो डिफरेंसेस होता है कैसे होगा, मान लो कि आपने
एक शुगर है, शुगर को आपने डिसॉल्व किया प्योर सॉल्वेंट में, फास्ट डिफ्यूज हो गया ना, क्योंकि दोनों के डिफ्यूजन प्रेशर्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा था। अब यही शुगर को आप रूह अफ़ज़ा में डिसॉल्व करके देखो, क्या रूह अफ़ज़ा में आप डिसॉल्व कर पाओगे? नेवर, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि दोनों के डिफ्यूजन प्रेशर्स में डिफरेंस कम है, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट कम है, इसलिए जो है ये सारी चीजें इफेक्ट करेंगी, राइट? सो करेक्ट आंसर विल बी डी। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं, फटाफट देखते हैं। यस, यहाँ आते हैं, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सुनो, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, आई एम श्योर कि आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी, जरूर सुनिए। व्हाट वुड बी प्रेशर पोटेंशियल ऑफ सेल सैप इन सेल ए एंड सेल बी? और हमें दिया क्या है, देखो जब भी चीजें पूछी जाए तो आप देखो आपको पूछा गया है वो प्रेशर पोटेंशियल, राइट? और आपको गिवन क्या है, वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल, ये दोनों गिवन है, ये गिवन है, राइट? अब आप कैसे निकालोगे, आपको फॉर्मूला तुरंत पता चल गया, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, राइट? आपको निकालना क्या है, प्रेशर पोटेंशियल निकालना है। तो बच्चों प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू वाटर पोटेंशियल माइनस सॉल्यूट पोटेंशियल, एम आई राइट? चलो इसको चेक करते हैं। तो वाटर पोटेंशियल अगर मैं ए का देखूं तो आप देखिए ए का बच्चों प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, ए का जो है आपको वाटर पोटेंशियल -900 किलो पास्कल दिया हुआ है केपीए, और माइनस करिएगा आप इसमें से सॉल्यूट पोटेंशियल, देखो माइनस करना है ना, -1200 किलो पास्कल, राइट? अब यहाँ कितना आ गया बच्चों, एक मिनट, आपको ये माइनस में दिया हुआ और इधर माइनस करना है ना, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, एक मिनट, यस, इसको रब कर रही हूं मैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो बच्चों ये हो गया, और माइनस, यहाँ माइनस आपको करना है, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ पे आ गया 300 किलो पास्कल केपीए। और यही चीज बच्चों जब आप बी के निकालेंगे तो बी में भी आपको यही मिलेगा, कितना है, 600 और 1000 है, तो यहाँ भी आप कह देंगे -600 माइनस, यहाँ -1000 आ गया, और ये आ जाएगा आपके पास 400 किलो पास्कल। चलो जल्दी से चेक करो आंसर कौन सा है, 300 एंड 400 किलो पास्कल, सो ये करेक्ट आंसर विल बी ए। बस कंसेप्ट आपको अप्लाई करना था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। चलो तो बच्चों 16 का आंसर हो गया यहाँ पर ए, कंसेप्ट बेस्ड था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 17, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज इंक्रीज्ड बाय, बच्चों ट्रांसपिरेशन रेट किसके थ्रू इंक्रीज होगा, सनलाइट, बिल्कुल सही है, एक मिनट, ये जो है बेटा सनलाइट बिल्कुल सही है, कैसे मैं भी बताती हूँ, डार्कनेस नेवर, हाई ह्यूमिडिटी तो ट्रांसपिरेशन रेट को कम करती है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन ऑलवेज अकर्स थ्रू डिफ्यूजन, और अगर बाहर की ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, बाहर वाटर ज्यादा हो, तो प्लांट सेल से कभी लीफ से अंदर वाटर बाहर मूव करेगा ही नहीं, मतलब हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है, लेकिन अगर वेपर प्रेशर बाहर ज्यादा है तो मूवमेंट कभी होगा ही नहीं, ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं। हाई विंड, हाई स्पीड विंड, बेटा हाई स्पीड विंड हम आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले तो मैं ये बता दूं, अब तो ये भी करेक्ट है। देखो जब हाई स्पीड विंड चलती है बच्चों, तो उस कंडीशन में जो है ट्रांसपिरेशन रेट फास्ट होता है, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट होता है, उसके बाद ये सरफेस को कूल करके ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर सकता है। लेकिन सनलाइट को हम लोग मोर अप्रोप्रिएट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि सनलाइट जब हाई इंटेंस सनलाइट होती है उस कंडीशन में मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए जो बच्चों रिस्पॉन्सिबल है, वो है यहाँ पर ब्लू लाइट, जिसमें एनर्जी सबसे ज्यादा है, ब्लू लाइट, इससे स्टोमेटा की ओपनिंग हो गई। और लाइट क्योंकि ज्यादा है तो वो ह्यूमिडिटी को सीधे जो है डिक्रीज करती है, ह्यूमिडिटी को बाहर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को रिड्यूस कर देगी, और ट्रांसपिरेशन रेट फास्ट होगा। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज इंक्रीज्ड बाय सनलाइट इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर, अदरवाइज हाई स्पीड विंड वेलोसिटी भी हो सकती थी, हाई स्पीड विंड कह सकते थे आप, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट विल बी सनलाइट। इसको ध्यान से देखना, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट ह्यूमिडिटी को अफेक्ट कर रही है और स्टोमेटा को ओपन कर रही है। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। वैसे इसमें थोड़ी सी चीज मैं और बताना चाहूंगी कि ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट भी लिखते हैं हम लोग, टेम्परेचर भी लिखते हैं, और इसके अलावा जो है वो लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, और विंड वेलोसिटी भी लिखते हैं, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिखते हैं बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड
ह्यूमिडिटी ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन कम, ह्यूमिडिटी कम तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा। ये चीज जो है थोड़ा बेसिक है, याद रखना आप इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ, बच्चों जैसे मैंने अभी फ्लोएम के बारे में आपको बताया था वैसे ही आप लोग जाइलम के बारे में भी देखिए। जाइलम हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ सम हार्मोन्स, करेक्ट। वाटर एंड मिनरल सॉल्ट आल्सो, बिल्कुल सही, एमाइड्स भी सही है, मोर देन वन ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्यों? देखो जाइलम क्या होता है बच्चों, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन तो करता ही है रूट से लीफ तक, ये सबको पता है। अब रूट नोड्यूल में, अगर रूट नोड्यूल है तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है एमाइड्स के फॉर्म में, अरे सॉरी यूराइड्स के फॉर्म में। और बाकी अदर जो प्लांट नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है जिसका रूट नोड्यूल नहीं है वो एमाइड्स के फॉर्म में करेगा। तो एमाइड्स का भी तो ट्रांसपोर्ट नीचे से ऊपर तक कौन करेगा? इतना लॉन्ग डिस्टेंस का मूवमेंट तो जाइलम ही कर सकता है, क्योंकि जाइलम ही लोअर टू हायर मूवमेंट अपर साइड में मूवमेंट कर रहा है। इससे एमाइड भी सही है, वाटर मिनरल सॉल्ट तो है ही सही, हार्मोन भी हो गया, क्योंकि आपको अगर शायद पता हो साइटोकाइनिन का मेजर सोर्स जो है वो रूट है, तो वहां से ट्रांसपोर्ट अपर साइड में हो जाएगा, तो मोर देन वन ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलिए ये भी जो है आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, और इसको भी हम लोग देखते हैं। फाइंड द करेक्ट पाथवे ऑफ मूवमेंट वाटर इन गिवन प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स। ओके, solute potential is given, pressure potential is given, तो we can find the water potential। अगर मैं x y और z का वाटर पोटेंशियल निकालूं, ठीक है, आपको एक चीज पता है, वाटर का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है बच्चों, है ना। और वाटर पोटेंशियल हम निकालते कैसे हैं? वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, इससे निकालते हैं। चलो जल्दी से एक्स में देख लो, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल हो गया बच्चों। इसका मतलब ये है ये -5 आ जाएगा, y क्या हो जाएगा? ये भी -5 है, और z वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों -6। तो वाटर पोटेंशियल हायर तो इनमें है ना, तो मतलब x और y, इसका मतलब इधर से इक्वल डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट होगा दोनों के बीच में, लेकिन इसका वाटर पोटेंशियल इन दोनों से कम है, इससे वाटर इधर भी मूव करेगा और वाटर इधर भी मूव करेगा। इधर वाटर पोटेंशियल क्या है बच्चों? वाटर पोटेंशियल इधर लोअर है, और इन दोनों में कंपैरेटिवली हायर और इक्वल है, तो दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट। चलो इससे रिलेटेड जल्दी से आंसर चेक करो बच्चों, इसका आंसर जो आ जाएगा बी आ जाएगा। समझ आया? वाटर पोटेंशियल निकाल लीजिए, नहीं तो आप डीपीडी के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें देखें अगर हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 20 के अकॉर्डिंग जल्दी से आ जाए पहले। हाँ, ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स अकर इन द फॉर्म ऑफ, आपको मालूम है फूड का ट्रांसपोर्टेशन बच्चों सुक्रोज के थ्रू होता है। तो सुक्रोज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन इसलिए होता है क्योंकि जो सुक्रोज होती है बच्चों ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है भाई। अगर ये दूसरे को रिड्यूस करती है तो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगी, सेल्फ ऑक्सीडाइज होगी, फूड यहाँ लेकर के आए, बीच में ही ऑक्सीडाइज हो गया, तो ट्रांसपोर्ट क्या करोगे आप? प्लांट ने प्लांट की लीफ के बच्चों फूड बनाया और उसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया, सेफली पैक कर दिया, ताकि बीच में कुछ गड़बड़ ना होने पाए। जैसे आप लोग स्विगी से जो है फूड ऑर्डर करते हो और पैक करके अगर वो ना दे, तो मान लो कि आप रास्ते में कहीं ना कहीं फूड जो है गड़बड़ हो गया, है ना, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं यूज कर लेगा और थोड़ा बहुत आप तक पहुंचा देगा। तो सेफली पहुंचाने के लिए जरूरी था उसकी पैकिंग, जैसे यहाँ सुक्रोज के फॉर्म में। ये क्वेश्चन भी नीट में कई बार रिपीटेड है बच्चों, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, अगर दूसरे को रिड्यूस नहीं कर रही तो सेल्फ ऑक्सीडाइज भी नहीं हो रही है। और इसके लिए सीव ट्यूब का इन्वायरमेंट कैसा होगा बच्चों? सीव ट्यूब का जो इन्वायरमेंट होगा वो एल्कलाइन इन्वायरमेंट होगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। एल्कलाइन मीडियम ऑफ सीव ट्यूब, सीव ट्यूब का एल्कलाइन मीडियम होगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बच्चों, है ना, क्योंकि एसिडिक मीडियम होता तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता, इससे एल्कलाइन मीडियम है और ये ट्रांसपोर्ट कर देगा बिल्कुल नीचे तक, रूट तक। क्लियर है? चलो तो करेक्ट आंसर बच्चों सुक्रोज है, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, यस क्वेश्चन नंबर 21। 21 देखो बच्चों, लीव्स दैट अपीयर विल्ट ड्यूरिंग डे टाइम रिकवर एट नाइट बिकॉज, बच्चों इसमें भी अगर हम लोग देखें, लीव्स दैट अपीयर विल्टेड ड्यूरिंग डे टाइम, अगर डे टाइम में विल्टेड है तो क्यों है? क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा है डे टाइम में, मोर लाइट मोर ट्रांसपिरेशन बिल्डिंग हो गई। यहाँ आप लिखेंगे मोर लाइट, यहाँ आप लिखेंगे मोर लाइट, more increasing transpiration
और ये क्या कॉज करता है? विल्टिंग, राइट। अब आपको यही बताना है कि अगर लीव्स अपीयर विल्टिंग ड्यूरिंग डे टाइम तो रिकवर एट नाइट क्यों है? तो अगर नाइट है तो नाइट में क्या होता है बेटा? लाइट बहुत कम, मून लाइट होती है, उस कंडीशन में क्या होगा? ट्रांसपिरेशन रेट लो हो जाएगा और विल्टिंग रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, वाटर रिटेन करेगा, रिटेनिंग वाटर, रिटेनिंग वाटर, यानी उस कंडीशन में रूट प्रेशर डेवलप हो जाता है, जो अभी तक हम लोग इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ देखो, leaves that appear wilted during daytime recover at night because absorption of water increases. No, ascent of sap increases. एसेंट ऑफ सैप इंक्रीज तब होता है बेटा जब ट्रांसपिरेशन होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस। ये करेक्ट आंसर है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो रहा है, जो मैंने अभी बताया आपको, ट्रांसपिरेशन रेट डिक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22। अच्छा 22 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना, अ सेल प्लेस इन लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन देन सेल सैप। अब देखो एक तो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये ध्यान दो। Then cell sap show plasmolysis, the space between the cell wall and plasmolyzed protoplasm is filled with। तो बेटा किसी से फिल्ड नहीं होगा क्योंकि लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मोर कंसंट्रेटेड नहीं है, नेग्लिजिबल प्लाज्मोलाइसिस होगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्स्ट साइन ऑफ स्लाइड श्रिंकेज भी नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर आंसर बताना है हाइपरटोनिक। क्या लिखा है? बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लाज्मोलाइज्ड प्रोटोप्लाज्म में फिल्ड। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रॉन्ग, क्योंकि लेस कंसंट्रेटेड दिया हुआ है, इसको कनेक्ट करो, इससे लेस कंसंट्रेटेड हाइपरटोनिक हो ही नहीं सकता। फिर लेस एंड प्लाज्मोलाइसिस प्रोटोप्लाज्म इज फिल्ड विद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नो, सेल सैप वो भी नहीं देंगे, वाटर भी नहीं देंगे, आपको नन ऑफ द अबव देना है, इनमें से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सॉल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड है। तो आपको यही तो बताना था, स्पेस किससे फिल होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नो, सेल सैप भी वहां निकल के नहीं आएगा क्योंकि मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है, वाटर वहां हो नहीं सकता है कि थोड़ा बहुत होगा तो चला गया होगा। तो नन ऑफ द अबव करेक्ट है। अदरवाइज ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था कि प्लाज्मोलाइसिस लिख रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है बच्चों, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में जैसा क्वेश्चन दिया है, जिस तरह से दिया, आंसर आपको करना है। आपको ये नहीं सोचना है बच्चों कि ये ऑप्शन सारे गलत हैं, बोनस होगा। नो, आपको मोर एप्रोप्रिएट आंसर फाइंड करना है। और ये भी मैं बता दूं, फिजियोलॉजी का बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि अभी तक ऐसा होता आ रहा था कि 10 से 11 क्वेश्चन इकोलॉजी के आते थे, फिजियोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े 6-7 आ जाते थे, या मैं अगर कह दूं जेनेटिक्स के क्वेश्चन थे तो 6-7 आ जाते थे। अब जेनेटिक्स जो है 9-10 क्वेश्चन जेनेटिक्स में कवर हो रहे हैं बच्चों। और इसके अलावा फिजियोलॉजी का अगर नीट का सेकेंड पेपर आप देखेंगे, जो यहाँ पर कोरोना पेशेंट के लिए कराया गया था, उसमें फिजियोलॉजी के 10 क्वेश्चन थे, हाई वेटेज वाला था ये, इससे इसको ध्यान से सब लोग देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ प्लांट सेल इज इमर्स्ड इन वाटर, द वाटर कंटिन्यूज टू एंटर द सेल अंटिल द अमाउंट ऑफ वाटर बिकम इक्वल इनसाइड द आउटसाइड द सेल। रॉन्ग, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल हो ही नहीं सकता है बच्चों। सेल सैप के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, तो वाटर का कंसंट्रेशन, अच्छा सेल का साइज भी फिक्स है, तो वाटर पोटेंशियल हम दोनों तरफ, इतने बड़े वेसल में एक सेल को आपने डाला और वाटर मूव कर रहा है, तो इतना वाटर थोड़ी होगा जितना बाहर सॉल्ट वाटर पोटेंशियल बाहर है, कभी हो ही नहीं सकता। क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट बिकम इक्वल इनसाइड द सेल आउटसाइड, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इक्वल कैसे हो सकता है? क्वांटिटी तो सॉल्यूट के अंदर ज्यादा है। डिफ्यूजन प्रेशर बिकम इक्वल इनसाइड द इक्वल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। बेटा अगर डिफ्यूजन प्रेशर दोनों तरफ बराबर हो जाते तो आपको डिफ्यूजन प्रेशर कब तक मूवमेंट हो रहा है? अंटिल लिखा है ना, कंटिन्यूज टू एंटर द सेल अंटिल, कब तक एंटर करेगा? जब तक डिफ्यूजन प्रेशर दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। आप सॉल्यूट का कंसंट्रेशन वाटर का कंसंट्रेशन बराबर नहीं कह सकते बच्चों। क्यों नहीं कह सकते आप? इसलिए नहीं, जो आप इसलिए नहीं कह सकते हो क्योंकि सॉल्यूट अंदर फिल्ड है, वो बाहर कैसे आएगा? तो कंसंट्रेशन ऑब्वियसली हमेशा ज्यादा होगा। हाँ ठीक है, इसकी वजह से वाटर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और ऐसे ही वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होगा, अंदर नहीं होगा, क्योंकि वाटर पूरा ये कंटेनर में फिल्ड है। ये नहीं होगा, आपको डिफिशिएंट प्रेशर की बेसिस पे करना है। जब तक दोनों तरफ डिफिशिएंट प्रेशर बराबर ना हो जाए तब तक मूवमेंट चलता रहेगा, ठीक है। एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर इक्विलिब्रियम? तब दोनों डायरेक्शन में इक्वली मूवमेंट होगा, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी जीरो होगा, राइट। तो करेक्ट आंसर बच्चों सी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यस
गटेशन इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व अंडर द कंडीशन ऑफ, बट बेटा गटेशन क्या है? देखो, एक वाटर वेपर के फॉर्म में लूज होना होता है, थोड़ा वाटर लूज हो रहा है उसे तो हमने ट्रांसपिरेशन कहा, और जब वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म में बाहर जो है डिफ्यूज होता है तो उसे हम कहते हैं गटेशन। मतलब वाटर, अगर वाटर लॉस प्लांट के एरियल पार्ट से वेपर के फॉर्म में है, आप ऐसे लिखो, देखो यहाँ पे अगर है तो आप ऐसे इसको नोट करेंगे, वाटर लॉस दो तरीके से होता है, एक तो वेपर के फॉर्म में होगा, एक तो वेपर के फॉर्म में होगा, ये तो ट्रांसपिरेशन है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्योर वाटर है ये। और दूसरा वाटर अगर जो है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा, ड्रॉपलेट, है ना, तो ये वाटर क्या होता है बेटा, इम्प्योर होता है, इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इम्प्योर होगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं गटेशन, गटेशन, ठीक है। तो बच्चों, ट्रांसपिरेशन के लिए जरूरी है क्यूटिकल के थ्रू हो सकता है, स्टोमेटा के थ्रू हो सकता है, या लेंटिल्स के थ्रू हो सकता है, लेकिन गटेशन जो होता है वो किसके थ्रू होगा, आपको लिखना है हाइडाथॉट्स, थ्रू हाइडाथॉट्स, हाइडाथॉट्स के थ्रू होता है। और इसके लिए जो हाइडाथॉट्स, हाइडाथॉट्स के थ्रू होगा, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा रूट प्रेशर। ठीक, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसे सब लोग इसको ध्यान से देखेंगे, रूट प्रेशर वगैरह भी आपको इसमें बताना पड़ेगा, रूट प्रेशर डेवलप होता है। ठीक, चलिए जल्दी चेक करिए, गटेशन इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड अंडर कंडीशन ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड प्लेंटीफुल सॉइल वाटर। बिल्कुल सही है, कंडीशन एकदम मैच कर रही है बेटा, ये होगा, क्योंकि हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी में क्या होगा, ट्रांसपिरेशन रेट लो, हाई प्लेंटीफुल सॉइल वाटर, तो वाटर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, हाई, वाटर एब्जॉर्प्शन हाई हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर के डेवलप करेंगे रूट प्रेशर, यानी पुशिंग प्रेशर डेवलप करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है। अब लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, रॉन्ग, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी लो हो ही नहीं सकती बेटा, वो लो होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट हाई हो जाएगा और कभी गटेशन नहीं होगा। हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बट लिटिल सॉइल वाटर, सॉइल वाटर ही कम है, वाटर पीने को कम मिला तो उड़ाने को कम मिलेगा ऑब्वियसली। लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बट प्लेंटीफुल सॉइल वाटर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कम है बेटा, ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं, तो गटेशन के लिए जो है, लेकिन इसने ये कह दिया ना प्लेंटीफुल सॉइल वाटर है, तो लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बट प्लेंटीफुल सॉइल वाटर है, फिर बी कंडीशन, गटेशन इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड अंडर द कंडीशन, मोस्ट कॉमनली दिया हुआ है, तो हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड प्लेंटीफुल सॉइल वाटर, ठीक है। लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पे तो ट्रांसपिरेशन रेट फास्ट हो जाएगा और रूट प्रेशर जनरेट ही नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर ए होगा। बच्चों एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, गटेशन, ये गटेटेड वाटर इम्प्योर वाटर है और वाटर लॉस उससे बहुत ज्यादा होता है, तो ये गटेशन कहलाता है, हाइडाथॉट्स के थ्रू है, और हाइडाथॉट्स लीफ की या तो मार्जिन पे होंगे या फिर टिप पे होगा, स्टेम से कभी नहीं होगा, रूट से कभी नहीं होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following statement is not correct? कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब साइमल्टेनियसली बाय रूट हेयर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट मेथड से नहीं होता बेटा, ये सेम मेथड से है, साइमल्टेनियसली बोला हुआ है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बताना है, तो वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब साइमल्टेनियसली बाय रूट हेयर्स यूजिंग डिफरेंट मेथड, नहीं सेम मेथड होता है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। प्लांट एब्जॉर्ब ओनली वन थिंग एट अ टाइम, वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्ट, दिस इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं। एक चीज मैं और बता दूं आपको, वाटर जब भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वाटर के थ्रू होता है तो पैसिवली एब्जॉर्ब होगा, और खाली सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होंगे तो एक्टिवली होता है। व्हेन वैल्यू ऑफ टर्गर प्रेशर बिकम्स ग्रेटर देन वॉल प्रेशर, प्लांट सेल बिकम बर्स्ट। बेटा प्लांट सेल चाहे कंडीशन कैसी हो लेकिन प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होती, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल के कारण जो है कभी प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। खाली हम देखेंगे कि भाई टर्गर प्रेशर, ये सेल है, टर्गर प्रेशर ज्यादा हो गया, इंक्रीजिंग है, और यहाँ पे जो वॉल प्रेशर है ये डिक्रीजिंग है, तो नॉर्मली तो सेल बर्स्ट होती है लेकिन प्लांट सेल नहीं होगी, क्योंकि प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल है, ये रीजन है। इससे सारे ही ऑप्शन रॉन्ग है, हमें फाइंड करना था, करेक्ट आंसर विल बी डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बस इसमें ये याद रखना प्लांट सेल कभी बर्स्ट होती ही नहीं ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ रिजिड सेल वॉल, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, इफ इन अ सेल OP is equal to wall pressure then what will be zero in this cell?
बेटा अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू वॉल प्रेशर है तो आप सोचो कहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है, कहाँ वॉल प्रेशर आ रहा है, कहाँ पे कैसे आ रहा है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है देखो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू वॉल प्रेशर है, यानी वॉल प्रेशर हम लोग को मालूम है बच्चों, यहां से देखते हैं हम लोग, हमें पता है कि वॉल प्रेशर इक्वल्स टू टर्गर प्रेशर, ठीक है ना। वॉल प्रेशर टर्गर प्रेशर के बराबर है। और डीपीडी क्या होता है, डीपीडी होता है इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। और डीपीडी की वैल्यू इक्वल होती है वाटर पोटेंशियल के। वाटर पोटेंशियल मतलब अमाउंट ऑफ वाटर, बस साइन नेगेटिव होगा ये। डीपीडी क्या है बेटा, सक्शन प्रेशर है, सब लोग ध्यान से सुनो, डीपीडी सक्शन प्रेशर है। और वाटर पोटेंशियल क्या है, ये वाटर का अमाउंट है, फ्री वाटर का अमाउंट है। भाई मान लो मैं क्लास में पहुंची, आप सब बच्चे बैठे हो, मैंने बच्चों से कहा आके कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी, जल्दी जल्दी गई 2 ग्लास पानी मैंने पी लिया। तो आप लोगों ने कहा मैम आपको कितनी प्यास लगी थी, मैंने कहा जितना वाटर मैंने पी लिया। आपने कहा कितना वाटर आपने पी लिया मैम, मैंने कहा जितनी प्यास लगी थी। देखो दोनों बराबर हुए ना, जितनी प्यास लगी थी वो तो डीपीडी है, और जितना वाटर मैंने पी लिया वो वाटर पोटेंशियल है, दोनों की वैल्यू सेम हो गई बच्चों, इट इज प्रूव्ड। तो जितना डीपीडी होगा उतना वाटर पोटेंशियल होगा। अब क्वेश्चन देखो, इफ इन अ सेल ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू वॉल प्रेशर, अगर बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर वॉल प्रेशर यानी टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ डीपीडी की, यहाँ से देखो अगर मैं डीपीडी की वैल्यू 0 रख दूं तो अपने आप ओपी की वैल्यू टीपी के बराबर हो जाएगी, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। इफ इन अ सेल ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू वॉल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर वॉल प्रेशर या टर्गर प्रेशर के बराबर होता है, देन व्हाट विल बी 0 इन दिस सेल, ऑब्वियसली डीपीडी या वाटर पोटेंशियल। डीपीडी की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ डीपीडी इक्वल्स टू वाटर पोटेंशियल एंड बोथ वैल्यू विल हैव 0। तो यहाँ पे आपको वाटर पोटेंशियल कहना है बेटा, वाटर पोटेंशियल। देखो कंसेप्चुअली इसको आपको जो है यहाँ सॉल्व करना था, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 की हम लोग जल्दी से बात करते हैं और यहाँ देखते हैं, what would happen if a thin slice of wheat, what would happen if a thin slice of wheat is placed in a very hot and concentrated solution of NaCl। सीधा सा कंसेप्ट है बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आपने हॉट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया है किसी सेल को, तो इससे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी बच्चों, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉयड, ठीक। सेल मेम्ब्रेन के डिस्ट्रॉय होते इट वुड बिकम टर्जिड, नेवर, नीदर एब्जॉर्ब वाटर नॉर लूज इट, रॉन्ग, लूज करेगा वाटर, वाटर एंड पिगमेंट मूव आउटसाइड फ्रॉम द सेल, सेल से सब के सब बाहर निकल आएंगे। क्यों निकल आएंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन डैमेज हो चुकी है। only water moves outside the cell, only word is wrong, so here correct answer will be C, कि केवल वाटर निकलेगा नहीं बेटा, वाटर पिगमेंट सब निकल आएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या हो चुकी है, डैमेज। भाई देखो मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन्स की बनी है, जैसे ही आपने ज्यादा टेम्परेचर दिया लिपिड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो फैट था वो क्या हो गया, ऑयल में कन्वर्ट हो गया, बस यही चीज है, और मेम्ब्रेन डैमेज। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। चलो बेटा ये भी बहुत शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। Which of the following value of osmotic pressure, water potential and wall pressure respectively appear correct for a fully turgid cell? बच्चों देखो, अगर मैं कहती हूँ कोई सेल टर्जिड है, कोई सेल फुली टर्जिड है, तो सेल अगर फुली टर्जिड सेल की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, फुली टर्जिड सेल, फुली टर्जिड सेल, तो फुली टर्जिड सेल का मतलब क्या हुआ, फुली टर्जिड सेल का मतलब हो गया यहाँ पर डीपीडी विल बी 0, है ना। अगर डीपीडी 0 हो गया, और डीपीडी क्या होता है, ओपी माइनस टीपी, राइट। अगर डीपीडी 0 है तो वैल्यू ऑफ ओपी विल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ टर्गर प्रेशर, राइट। दोनों की वैल्यूज बराबर हैं। देखो कहाँ ओपी टीपी बराबर है, कहीं पर ये है, तो आंसर सी होगा। देखो ओपीडीपी बराबर है, ओपी एंड वॉल प्रेशर या टर्गर प्रेशर बराबर हो गया, क्योंकि टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर कहो एक ही बात है, ठीक, बराबर। और डीपीडी की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0, देखो 0 है, इससे करेक्ट आंसर क्या होगा, सी।
ये भी कंसेप्चुअल था। चलिए नेक्स्ट आते हैं 29। सेलेक्ट द सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इम्बिबिशन। बच्चों इम्बिबिशन के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट क्या है? इम्बिबिशन के रिस्पेक्ट में अगर आप लोग इनकरेक्ट देखते हैं तो चलिए इसको देखें फटाफट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इम्बिबिशन। इट इज डिफ्यूजन प्रोसेस, बिल्कुल सही है, वाटर अंदर डिफ्यूज हो रहा था। एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज नॉट प्री रिक्विसाइट, ये रॉन्ग है। ये प्री रिक्विसाइट होता है, पहले से डिसाइडेड होता है कि दोनों के बीच में एफिनिटी होनी चाहिए, वरना प्लांट सेल को अगर आप ऑयल एब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ दोगे, कभी ऑयल एम्बाइब नहीं करेगा, मतलब दोनों के बीच में एफिनिटी होनी चाहिए। तो नॉट प्री रिक्विसाइड ये रॉन्ग है और आपको इनकरेक्ट ही निकालना था। फाइकोकोलॉइड्स आर बेस्ट इम्बाइबेंट्स, तो फाइकोकोलॉइड बेस्ट इम्बाइबेंट है, ये भी सही है, आपको इनकरेक्ट निकालना था, इनकरेक्ट विल बी बी। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। The seeds of which plant cannot germinate and establish without the presence of mycorrhiza? बच्चों ये क्यों क्वेश्चन आया, पहली बात तो मैं ये बता दूं, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में एब्जॉर्प्शन भी इंक्लूडेड है और एब्जॉर्प्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रूट हेयर्स। तो एब्जॉर्प्शन के लिए बच्चों रूट हेयर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और जहाँ पर रूट हेयर्स नहीं होते हैं वहाँ फंगल एसोसिएशन होता है, उसे ही हम कहते हैं माइकोराइजा। करेक्ट, ये माइकोराइजा है बेटा, सॉरी माइकोराइजा, माइकोराइजा। चलो तो ये माइकोराइजा हो गया बेटा, और माइकोराइजा का मतलब हो गया रूट ऑफ हायर प्लांट्स, रूट ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स प्लस फंगल एसोसिएशन, फंगस। ठीक है, फंगस है। चलो तो इसमें बच्चों हम लोग देखें यहाँ पर नॉर्मल रूट हेयर के कंपैरेटिवली माइकोराइजा जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है वाटर मिनरल, ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है। तो आपको यही बताना था, सीड्स ऑफ विच प्लांट कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा। कहाँ प्रेजेंट है बेटा? ये कॉनिफर्स में है। कॉनिफर्स में एक एग्जांपल आपको पाइनस दिया हुआ है, तो अब आप चेक करो, साइकस सेलाजिनेला पाइनस, तो ये करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज पाइनस, क्योंकि पाइनस की रूट हेयर्स में रूट में रूट हेयर्स होते ही नहीं, इसलिए फंगल एसोसिएशन माइकोराइजा है, और वाटर मिनरल का ये एब्जॉर्प्शन भी करता है। चलो बच्चों, तो इसी के साथ जो है अब ये मैं स्टॉप करती हूँ, कंप्लीट जो है आपका डिस्कशन हो गया है। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक, ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा बच्चों, मेरी गारंटी है आपके क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में। टिल देन ओके, बाय बाय।